हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17 में सारे रूल्स लिखे हुए हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। सेक्शन 15 to 17 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले सैलरी क्या होता है? सैलरी एक ऐसा अमाउंट होता है जो आपको दिया जाता है आपकी सर्विसेज के लिए। मान लीजिए आपने पूरा महीना कहीं काम किया, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, और उसके बदले में जो भी आपको पैसा दिया गया, रेम्यूनरेशन दिया गया, दैट इज़ सैलरी। सैलरी मीन्स एनी पेमेंट मेड एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, यानी कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हो और उसके बदले में आपको सैलरी मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि हर महीने आप काम करो और उसके बाद सैलरी मिले। कुछ लोगों को डेली बेसिस पे भी सैलरी मिलती है। If any person renders personal service as per any contract of employment, the remuneration received by him is known as salary. अगर कोई भी पर्सन अपनी पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है और एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया है और उसके बेसिस पे वो लोग कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो जो अमाउंट फिक्स किया गया है एज अ रेम्यूनरेशन के तौर पे, उसे हम सैलरी कहते हैं। सो देर आर बेसिकली 3 सेक्शंस में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया हुआ है, इसके रूल्स को। सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन होता है, जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या क्या चीज़ें टैक्सेबल होती है उसके बारे में लिखा हुआ है। सेक्शन 16 आपको बताता है कि सैलरी में से क्या क्या डिडक्शंस आपको मिलेंगे। सेक्शन 17 आपको डेफिनेशंस बताएगा। बेसिकली 3 डेफिनेशंस इसमें कवर अप किए गए हैं: सैलरी, परक्यूसाइट एंड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। सो दीज 3 सेक्शंस, अब इन 3 सेक्शंस को हम लोग लाइन वाइज चेक करेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ दी हुई है। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 15 को। सेक्शन 15 में लिखा हुआ है कि कौन कौन सी ऐसी इनकम्स हैं जो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंडर में टैक्सेबल होंगी। तो पहला है ड्यू बेसिस, रिसिप्ट बेसिस एंड अरियर्स। ये 3 चीज़ें हैं। ड्यू बेसिस का मतलब होता है आपने काम किया, सैलरी बाद में मिल रहा है, रेम्यूनरेशन बाद में मिल रहा है। सो वर्किंग फर्स्ट एंड अमाउंट इज़ बीइंग रिसीव्ड आफ्टरवर्ड्स, यानी कि पहले आप काम कर लो। से फॉर एग्जांपल मैंने 1 जनवरी से लेके काम किया टिल 31 जनवरी, बट मेरा सैलरी जो है मुझे 1 फरवरी मिल रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी जनवरी की सैलरी ड्यू हो चुकी है। पेमेंट कब मिल रहा है? 1 फरवरी, लेकिन ड्यू तो हो चुकी है। सो ड्यू बेसिस आप टैक्सेबल दिखा सकते हो इनकम फ्रॉम सैलरी में। कुछ लोगों को सैलरी पहले मिल जाती है, रिसिप्ट पहले होता है और काम हम बाद में करते हैं। यानी कि 1 फरवरी को मैंने काम पहले एडवांस में सैलरी ले लिया और फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया और पूरे महीने काम किया, तो वो होता है रिसिप्ट बेसिस। तो एनीवेज ड्यू बेसिस हो या रिसिप्ट बेसिस, यानी कि आप काम पहले करो, पेमेंट बाद में मिलेगा, या पेमेंट पहले मिल रहा है, काम आप बाद में कर रहे हो, दोनों भी टैक्सेबल होता है अंडर द हेड सैलरीज में। तीसरा चीज़ मैंने लिखा है अरियर्स। अरियर्स का मतलब, मान लो मैंने फिनेंशियल ईयर 1920 में काम किया, बट ड्यू टू फिनेंशियल क्राइसिस मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे सैलरी दिया नहीं, होल्ड पे रखा था। एनी ऑफ द रीज़न, मे बी फिनेंशियल क्राइसिस और कुछ इशू हो चुका था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में, उसकी वजह से होल्ड पे रखा था। जो सैलरी 1920 में ड्यू था बट मुझे दिया नहीं गया, इट मीन्स अरियर्स हो गया। मतलब मुझे पैसे मिले नहीं, मेरे हक के पैसे थे लेकिन मुझे अभी तक मिले नहीं है। मुझे ये पैसे मिले से इन द ईयर 22-23 में, तो 22-23 में मैं इसको टैक्सेबल दिखा सकती हूँ ये कहकर कि ये अरियर्स ऑफ सैलरी है, जो मुझे मिलने वाला था 1920 में बट दिया नहीं गया, और जब मिलेगा तब टैक्सेबल होगा, यानी कि 2022 में या 22-23, जब भी वो आपको रिसीव होगा। तो अरियर्स ऑफ सैलरी भी इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होता है। कुछ पॉइंट्स इसमें हमें रिमेंबर करनी चाहिए जब हम इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इनकम फ्रॉम सैलरी में वही इनकम आती है जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो। यानी कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप इनकम फ्रॉम सैलरी में उसे टैक्सेबल नहीं दिखा सकते। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल।
कॉलेज प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी का। देखो, कॉलेज का जो प्रोफेसर होता है उसे कॉलेज ने अपॉइंट किया, तो जो अपॉइंट करता है यानी कि एम्प्लॉयर, दैट इज़ कॉलेज, और एम्प्लॉय कौन हुआ? द प्रोफेसर। तो एम्प्लॉयर ने अगर कोई काम दिया तो हम करते हैं और हमें सैलरी भी मिलता है। यही चीज़ जब एग्ज़ामिनेशन आता है तो हम सुपरविज़न करते हैं, तो सुपरविज़न का पैसा यूनिवर्सिटी देता है। तो यूनिवर्सिटी से जो हमने अर्न किया तो वो सैलरी नहीं होता है। हाँ, इनकम ज़रूर है बट सैलरी नहीं है। तो उसे कहाँ टैक्सेबल दिखाएंगे? उसे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रोफेसर दोनों एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में नहीं है। एम्प्लॉयर कौन है? कॉलेज। तो कॉलेज की तरफ से जो भी पैसा आएगा वो आपका सैलरी में जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी से जो पैसा आएगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। सिंपल रीज़न है, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप नहीं है वहाँ। एक और एग्जांपल है एमएलए का। एमएलए जो रहते हैं, इनको जो पैसे दिए जाते हैं, अलाउंसेस जो इनको मिलते हैं, वो सैलरी में नहीं आता है, क्योंकि दे आर नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट विद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के साथ वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। दे आर वर्किंग फॉर गवर्नमेंट बट दे आर नॉट द एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट। तो जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप नहीं है तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं होती। हाँ, इनकम ज़रूर है उनकी, जो भी वो लोग अर्न करते हैं, दैट कम्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ डायरेक्टर। देखो, डायरेक्टर में हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में है। सिर्फ वो डायरेक्टर मीटिंग्स अटेंड करता है और उसके लिए उसे डायरेक्टर सिटिंग फीस अगर दिया जाता है फॉर अटेंडिंग द मीटिंग्स, तो उसे हम इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं दिखाएंगे, उसे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएंगे। हाँ, अगर वो फुल टाइम डायरेक्टर है, ही इज़ कमिंग इनटू द ऑफिस, ऑफिस में आता है और फुल टाइम काम करता है और उसे सैलरी दिया जाता है, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा। अदरवाइज सिर्फ डायरेक्टर सिटिंग फीस उसको मीटिंग अटेंड करने के लिए दी जाती है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। एजेंट, एजेंट को मिलता है कमीशन, उसे सैलरी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो कमीशन है, उसने प्रोडक्ट सेल किया, उसके बदले में उसको कमीशन दिया गया, तो वो कमीशन सैलरी नहीं होता। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये चारों एग्जाम्पल्स आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी यानी कि आपने अभी तक कुछ काम नहीं किया, उसके लिए आपको एडवांस में सैलरी दिया गया है। आपको पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए आपको पैसे चाहिए थे, तो आपको आपके एम्प्लॉयर ने पेमेंट पहले से ही कर दिया है, एडवांस में दे दिया है। तो ये एडवांस सैलरी भी इनकम फ्रॉम सैलरी ही होता है, क्योंकि आप वहाँ पे काम करते हो, इसके लिए वो सैलरी दिया गया है ना। काम तो करोगे तो इसके लिए टैक्सेबिलिटी आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में 3 तरीके के एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं। एक हो सकता है फॉर्मर, एक प्रेजेंट जहाँ पे आप काम करते हो, एक फ्यूचर भी हो सकता है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर हम बोल सकते हैं। फॉर्मर मतलब पास्ट वाला, तो आप पहले जहाँ काम करते थे वहाँ से अगर आपको कुछ पेमेंट बाकी है और एट प्रेजेंट आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ से भी आपको सैलरी आ रही है, जहाँ पे पहले काम करते थे वहाँ पे पेंडिंग था पैसा, वहाँ से पैसा आया, और आपने प्रेजेंट सिचुएशन में कहीं और जॉब ढूंढ भी ली है, उसने भी आपको एडवांस में सैलरी दे के रखा है। तो 3 जगह से पैसा आया। एक, जो आपने पहले काम किया था जहाँ पे पेंडिंग था पैसा, वो आया। प्रेजेंटली जहाँ काम करते हो वहाँ से पैसा आया, और फ्यूचर में जहाँ जॉब करने वाले हो प्रोस्पेक्टिव, वहाँ से भी पैसा एडवांस में लेके रखा है। तो 3 जगह से मुझे पैसा आया, लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा ये? यस, क्योंकि तीनों प्लेसेस पे आपका जो रिलेशन है वो क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का। सो यस, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई भी रहने दो, फॉर्मर, प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव, तीनों केसेस में आप इनकम फ्रॉम सैलरी दिखा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज सैलरी फ्रॉम मोर देन वन सोर्स। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं एक ही जगह पे काम करती हूँ, हो सकता है मैं पार्ट टाइम करके सुबह कहीं और काम करती हूँ, दोपहर में कहीं और काम करती हूँ, इवनिंग में कहीं और काम करती हूँ। सो इट कैन बी मोर देन वन सोर्स, मतलब मेरे एम्प्लॉयर्स जो हैं
वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप कहीं से भी कमाते हो, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है तो एक से ज़्यादा भी सोर्स हुआ तो आप टैक्सेबल दिखा सकते हो फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी। नेक्स्ट है ग्रॉसिंग अप ऑफ सैलरी। हमें हमेशा ग्रॉस अप सैलरी चाहिए रहता है, मतलब कुछ भी डिडक्शंस नहीं किया हो, आपको जो भी सैलरी दिखानी है पहले ग्रॉस अप करो। नेट सैलरी, अगर आपको क्वेश्चन में नेट सैलरी दिया हुआ है तो आपको रिवर्स जाना पड़ेगा, जो चीज़ें माइनस की गई हैं उसे प्लस करना पड़ेगा और जो प्लस की गई हैं उसे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हम स्टार्टिंग से करते हैं, ग्रॉस अप करते हैं सैलरी को। सो जब आपको नेट सैलरी दिया गया है तो आप रिवर्स जाते हो तो आपको ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा और हमारा सम हमेशा ग्रॉस सैलरी से ही होगा। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर। देखो पार्टनर को जब हम दिखाते हैं पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनर्स भी सैलरी लेते हैं। अब देखो मैं ही पार्टनर हूँ और मैं ही सैलरी ले रही हूँ, सो आई एम द एम्प्लॉयर एंड आई एम द एम्प्लॉय। तो ये कैसे पॉसिबल है? देयर कैन नॉट बी अ सिंगल पर्सन जो एम्प्लॉयर भी है एम्प्लॉय भी है। देयर शुड बी टू डिफरेंट पर्सन, दो अलग अलग पर्सन होने चाहिए। एक एम्प्लॉयर अलग होना चाहिए, एम्प्लॉय अलग होना चाहिए, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन तभी एग्जिस्ट करेगा। पार्टनर को सैलरी मिलता है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। इनकम टैक्स एक्ट 1961 कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता है, आप चाहे वाइट कॉलर जॉब करते हो या फिर आप एक लेबरर हो, सैलरी और वेजेस में कुछ फ़र्क नहीं है इनकम टैक्स के हिसाब से। वॉलंटरी पेमेंट्स, कभी कभी एम्प्लॉयर जो है वो आपको अपार्ट फ्रॉम द सैलरी के अलावा भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देता है। लाइक आपको उसने कुक प्रोवाइड कर दिया, गार्डनर प्रोवाइड कर दिया, फ्री में आपका LIC प्रीमियम पे कर दिया, आपने बहुत अच्छा काम किया था तो आपको बोनस भी दिया गया। तो ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं, परक्यूसाइड्स, पर्क्स, इंसेंटिव्स जो दिए जाते हैं, ये वॉलंटरी पेमेंट्स जो करता है एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में, एम्प्लॉय के बिहाफ में, तो ये तो आपका फ़ायदा हो गया ना, एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा हो गया। तो जब ये एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा हुआ है, क्यों फ़ायदा हुआ? क्योंकि ये सैलरी मतलब एम्प्लॉयमेंट में हो आप, इसकी वजह से हुआ, तो इसके लिए इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा। सैलरी इनकम मस्ट बी रियल एंड नॉट फिक्टिशियस। देखो मैं अगर ऐसे बोलूँ, हवा में बातें करूँ, मैं 1 करोड़ रुपए कमा लेती हूँ सैलरी के तौर पे, व्हाट इज़ द प्रूफ? हवा में बातें करना, ऐसे ही किसी को बोलना, इट्स नॉट टैक्सेबल। आपको रियल इनकम होनी चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप होना चाहिए, आपको सैलरी के तौर पे आपने कुछ सर्विसेज दिया हो और उसके बदले में आपको सैलरी मिल रही है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो उसे हम इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल दिखाएंगे। सिर्फ हवा में बातें करने से इट्स नॉट अ रियल इनकम, इट इज़ फिक्टिशियस इन नेचर, फेक है, तो वो उस पर टैक्सेबिलिटी नहीं होती। सैलरी पेड टैक्स फ्री। देखो सैलरी जब हम पे करते हैं तो कुछ टैक्स हमें माइनस करना होता है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने वो टैक्स माइनस नहीं किया तो ये भी इनडायरेक्टली आपका फ़ायदा ही हो गया। से मान लो आपको 10,000 सैलरी मिलता है, 200 रुपीज़ आपका टैक्स कटता है, आपके हाथ में 9,800 आता है, लेकिन एक महीने में आपको आपका बॉस आपसे खुश हुआ तो उसने आपको 10,000 का 10,000 दे दिया, 200 काटा नहीं, तो ये फ़ायदा हो गया ना आपको। तो आपको जो टैक्सेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, मतलब आप इनकम फ्रॉम सैलरी में कितना इनकम दिखाओगे? 10,000। पहले कितना दिखाते थे? 9,800, क्योंकि आपको मिलता कितना था? 9,800। अभी कितना दिखाओगे? 10,000। क्यों? क्योंकि आपके बॉस ने आपका जो 200 रुपीज़ डिडक्ट होता है वो माइनस ही नहीं किया, तो इनडायरेक्टली वो आपका फ़ायदा हो गया, तो इसके लिए इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 16। सेक्शन 16 में हमारे डिडक्शंस लिखे हुए हैं। डिडक्शंस 3 तरीके के हैं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 50,000 रुपीज़ का। दिस इज़ चेंज्ड नाउ। अब पहले 40,000 हुआ करता था, अभी 50,000 किया गया है फ्रॉम दिस अकेडमिक ईयर, sorry not academic, from this academic year also and this financial year also, क्योंकि ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 है तो हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। सो फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर, दिस फाइनेंशियल ईयर it is been increased to 50,000. earlier it was 40,000. standard deduction of 50,000
का मतलब क्या हुआ, अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब क्या हुआ, देखो जब हम सैलरी का इनकम दिखाते हैं तो जो एम्प्लॉई रहता है वो बोलता है मेरा यहाँ पे खर्चा हुआ, मेरा वहाँ पे खर्चा हुआ, तो जब इनकम दिखा रहे हो तो एक्सपेंसेस भी दिखाओ ना। तो इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट ने बोला भाई ठीक है, आपका अगर इतना खर्चा होता है तो फ्लैट 50,000 हम आपको डिडक्शन करने के लिए देते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। सो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 इज अलाउड और द अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। अब सैलरी आपका 50,000 से अगर कम है तो वो अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे 50,000 और द अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, उतना आपको अमाउंट डिडक्शन मिलेगा एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन। नेक्स्ट डिडक्शन है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। ये जो डिडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही अवेलेबल है, मतलब अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉई है तो उसे ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, आपके बेसिक सैलरी का 1/5 निकाला जाएगा, या मैक्सिमम 5,000, या आपको एक्चुअल अमाउंट जितना मिला है। तो तीनों में से, इन तीनों अमाउंट में से जो लेस अमाउंट रहेगा उसे हम एज अ डिडक्शन करके अलाउ करेंगे एज एन एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। बट ये अलाउंसेस, ये एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का जो डिडक्शन है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही अवेलेबल है, यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को अगर मिला होगा तो ये टैक्सेबल होगा। थर्ड जो डिडक्शन हमें अवेलेबल है सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, ये है प्रोफेशनल टैक्स। अगर आपके एम्प्लॉयर ने प्रोफेशनल टैक्स के तौर पे कुछ अमाउंट माइनस किया है तो वो यहाँ पे, और वो पेड होना चाहिए, प्रोफेशनल टैक्स पेड होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग हुआ तो यहाँ पे आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, इट शुड बी पेड। प्रोफेशनल टैक्स लाइव by or under any law by the government under Article 276 of the Constitution. So if I summarize, there are three types of deduction. Section 16 subsection 1A, standard deduction of rupees 50,000 or the amount of salary whichever is less. Section 16 subsection 2, entertainment allowances, it is allowed only to the government employees and least of the following three: 1/5 of basic salary, maximum 5,000, actual amount received। इन तीनों में से जो लोवेस्ट अमाउंट रहेगा उतना डिडक्शन मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, only allowed when it is paid, if it is outstanding it won't be allowed। So here we complete our section 15 and section 16 of income from salary। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप सबको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।